साइंस के पार्ट नंबर 3 जो मैं बताने जा रहा हूँ, पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे। पार्ट नंबर जो 3 होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपका जो है रेलवे में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसके बारे में 1 बाय 1 करके करेंगे और मैं पार्ट के उसमें रूप में आप लोगों को ये बताने का पूरा प्रयास मेरा रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 से लेते हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? ये क्वेश्चन है कि क्यों झुकता है। तो इसके जो ऑप्शन है उसको पढ़ लेते हैं। साइकिल और आदमी की गति समान होने चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। वह झुकता है ताकि वह मार्ग पर चलने के लिए पहाड़ियों पर दबाव डाला जा सके। ठीक है, और वह झुकता है ताकि वक्र को और तेज़ी से पार कर सके। देखिए, जितने भी करंट अफेयर्स, ये जो आपके जितने भी साइंस के क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, बड़े महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। क्यों? इसलिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा। अगर एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपको याद ना हो, बार बार वीडियो को आप देखते रहिए, तो आप लोगों को 100% ये क्वेश्चन अगर याद हो गए तो आपको किसी भी जगह, आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से सारा का सारा आपको मटेरियल पूरा मिल जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर 50 का बी हो जाएगा। क्यों? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचा लेता है। इसलिए गुरुत्व केंद्र जो होता है वो जो बना रहे और उससे गिरने से बचा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार देखो ये एग्जाम में पूछा गया है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल प्रयुक्त होता है? अपकेंद्रीय बल होता है, अवकेंद्रीय बल होता है, अपकेंद्रीय बल होता है और बाह्य बल होता है। तो इसमें देखना है 51 का पहला हो जाएगा अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। क्या हो जाए? अपकेंद्रीय बल वह होता है जो केंद्र से क्या होता है, केंद्र से बाहर की तरफ लगता है, उस बल को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल कहते हैं जो बाहर से अंदर की बल कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाता है। ठीक है, तो क्या जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? ये बदल जाता है। तो ये 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, यानी द्रव्यमान में कोई परंतु नहीं होगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसकी वेट जो है वो आपका बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? देखो, जब कोई लिफ्ट में बैठा होता है तो जब भी लिफ्ट चले तब आप इसका एक्सप्लेनेशन करिएगा। ठीक है, जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो भार ज़्यादा महसूस होता है, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका भार कम महसूस होता है। तो 53 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो जब क्या होता है उसका भार क्या हो जाएगा? उसका भार त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। किसी बैठे हुए व्यक्ति अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब ऊपर जा रहे होते, जब नीचे आएगी तो कम मालूम होता है। यही आपका आंसर करेक्ट हो। देखो यूपीएससी में पूछा गया है, इस तरह से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। मैंने बताया ना, कम होता है, यानी कम होने के लिए मैंने आपसे क्या बताया है कि जब वो कम होगा तो क्या वहाँ पर लगेगा। चलिए, तो जब वो क्या होगा? कम होगा। इसकी बात कर लेते हैं। 54 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। त्वरण के साथ नीचे, देखिए आपने देखा, जब ये नीचे जा रही होती है तब क्या होता है उसमें, जब ऊपर जा रही होती है तब उसमें क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है प्रत्यक्ष भार अधिक होता है, प्रत्यक्ष भार से कम होता है। वास्तविक प्रत्यक्ष भार से क्या होता है? कम होने का मतलब होता है वो आपकी नीचे जा रही हो, जब नीचे जाएगी तो उसका भार कम होगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है? ये भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो 55 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बराबर लगभग होता है? तो 1/6 के बराबर। अगर पृथ्वी का भार मान के चलो कितना है, 60 है, तो वहाँ जब जाएगा तो 16 हो जाएगा। उसका कितना हो जाएगा? 16, यानी कह सकते हैं कि उसका 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपको याद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लोलक की कालावधि क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि लोलक की कालावधि यानी पीरियड टाइम क्या किस पर डिपेंड करता है? ये आपका चंद्रमा के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है और समय के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। और अवधिकाल टी बराबर क्या बराबर होता है? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान क्या होता है? जी होता है। क्या होता है बच्चों? एल अपान जी होता है। तो ये जो आपका यानी ये पाई और जी कांस्टेंट अगर कर दे तो टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल के, यानी कह सकते हैं कि उसके किस पर? लंबाई पर निर्भर करता है। द्रव्यमान का तो है ही नहीं, यहाँ पर नहीं होगा। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, लंबाई के ऊपर ये निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण होते हैं, कुंडली में घर्षण कारण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया है। 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो कि टू द पॉइंट पूछे जाते हैं। किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? यानी 58 का क्वेश्चन है, बी हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा क्या? 2% बढ़ जाएगा। ऐसे भी आप लगा सकते हैं कि जैसे आवर्तकाल, तो उसका आवर्तकाल टी बराबर मैंने अभी बताया ऊपर अंडर रूट यानी 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, तो ये आपका एल से मतलब होगा, ठीक है। तो टी बराबर अंडर रूट 2% है, ये 4% है, तो 4 की जगह हो जाएगा 2%। कितना हो जाएगा? 2% आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य के को क्या कहते हैं? ठीक है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? 59 करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्श्व अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पार्श्व अनुपात कहा जाता है। तो इस तरह से ये इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, देखो आरआरबी में कई बार पूछा गया है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी सतही पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है आपकी गोला के जो पानी की बूंदें होती हैं क्या हो जाती हैं? वो गोल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 61। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर चढ़ता है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं टू द पॉइंट। 61 का आप देख लेते हैं, बी क्वेश्चन हो जाते हैं केशिका के कारण, यानी केशकत्व के कारण जो होता है वो जो होता है बत्ती, जैसे लालटेन हो गया और कोई कपड़ा हो गया तो उससे पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। और जैसे आपका स्केच होता है, स्केच में स्याही भरी थी वो भी इसी तरह ऊपर चढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यानता की इकाई को क्या कहते हैं? ये भी कई बार, देखिए क्वेश्चन कितने बार कई बार पेपर में एग्जाम में पूछे गए हैं। श्यानता की इकाई को क्या बोलते हैं? 62 का पहला नंबर हो जाएगा, पॉइज कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी आपको याद रखना है, पॉइज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक थे। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? 63 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंतरिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में वो ये क्या होता है? कमी महसूस होती है। वह कमी उस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। तो उत्प्लावकता से संबंधित आपके वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, ब्रिटेन से संबंधित थे, जर्मनी संबंधित थे, संयुक्त अमेरिका संबंधित थे, या फिर आप ग्रीस से संबंधित है? तो ये 64 का आपका ग्रीस हो जाएगा। कहाँ संबंधित है? ये आपका ग्रीस से हो जाएगा। किसका करेक्ट आंसर? देखिए सारे क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको इससे महत्वपूर्ण हैं। चलिए, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, कैसे होती है? देखिए ऐसा क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति 65 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 65 का आंसर बी हो जाएगा। ये भी आपका सुपर टेट में पूछा गया था कि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य कैसे होती है? अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी है? अनुदैर्ध्य होती है। इसका भी आपको करेक्ट आंसर याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि अपने उड़ान पथ में अवरोधक की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? देखिए, तो अवरक्त तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे,
पराश्रव्य तरंगे, रेडियो तरंगे। तो ये जो आपका हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। यानी पराश्रव्य तरंगे होती हैं। क्या होती है? पराश्रव्य, जिसको क्या होती है? सुनी नहीं जा सकती हैं। ठीक है, यानी 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में तरंगे सुनी जाती हैं। अगर ये इससे ऊपर की तरंगे होती हैं, वो मनुष्य उसको सुन नहीं पाता है। 20,000 से ऊपर की 20 हर्ट्ज की तरंगे को नहीं सुन पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन अगला है। पराश्रव्य वो ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति होती है, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 67 का इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं अभी हाल ही में आपको बताया कि इसका जो हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे को नहीं सुन सकते हैं और 20 हर्ट्ज से नीचे की नहीं सुन सकते। इसके बीच की व्यक्ति सुनते हैं वो श्रव्य तरंगे होते हैं। ठीक है, तो एक होती है इस तरह इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे होती हैं, लंबवत होती हैं, तिर्यक होती हैं, आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक, कभी कभी लंबवत, कभी कभी तिर्यक होती हैं। 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लंबवत। ध्वनि तरंगे कैसे होती हैं? ये आपकी ध्वनि तरंगे जो भी होंगी कैसे होंगी? ध्वनि तरंगे जो भी होंगी कैसे होंगी? वो ध्वनि तरंगे को आपको याद रखना पड़ेगा कैसे होती हैं। ध्वनि तरंगे आपकी क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य मीन्स होता है सुनने वाली। ठीक है, तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। मैं अभी हाल ही में बताया है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं ये ध्वनियाँ होती हैं, ये श्रव्य ध्वनियाँ होती हैं, इनको हम सुन सकते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन RRB में रेलवे में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कुछ कहते हैं ये है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? देखिए अगर हम ध्वनि की चाल भी दाब को बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं आता है, नो चेंजमेंट। ठीक है, तो कोई जब चेंजमेंट में नहीं आएगा तो वही से 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा यही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। भाई कई बार क्वेश्चन ये इस आपका पीसीएस क्वेश्चन में पूछा गया है, पीसीएस से पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, वायु में होती है, निर्वात में होती है, जल में होती है, इस्पात यानी इस्पात में होती है। जैसे आप ट्रेन की पटरी होती है वहाँ पर रख कर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो होती है ध्वनि की चाल किसमें होती है? लोहे की आवाज़ आती है, इसके बाद फिर आपकी वायु हो गया, फिर इसके जल हो गया, इस तरह से जो क्रमबद्ध चलती रहती हैं। ठीक है, तो वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 का देख लेते हैं। 72 का ये कहता है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, यानी वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? ये आपका हो जाएगा 72 का हो जाएगा पहला, यानी 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 332 मीटर पर सेकंड आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपका 72 हो गया। अब 72 अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 क्या कहता है? 73 ये कह रहा है 73 में ये है कि 100 डेसिबल का शरीर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है? डेसिबल का जो शोर होता है किसके संबद्ध होता है? ठीक सुने जा सकने वाली साधारण वार्तालाप होता है, गली के शोरगुल की आवाज़, किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल की आवाज़। IAS का क्वेश्चन है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो होती है इसकी जो वो होती है धुनने वाली ध्वनियाँ होती हैं मैक्सिमम मात्रा में होती हैं। ठीक है, पत्ती की सरसराहट की बात करें तो वो आपका 20 तक होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें डेसिबल में जो याद रखना पड़ेगा, दुकान हो गया, कोई फैक्ट्री हो गया, यानी मैक्सिमम ऐसी जो आवाज़ें होती हैं व्यक्ति को बहरा और हमेशा के लिए बना सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्न में से अंतर के कारण किया जा सकता है। उसमें क्या हम डिफरेंस कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर 74 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? केवल ध्वनि गुणता, यानी ध्वनि से हम उसको पता कर सकते हैं। तारत्व, प्रबलता और गुणता भी नहीं देखते हैं, केवल तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि गुणता, यानी करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी केवल ध्वनि गुणता, ध्वनि के गुण पर हम उसको डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये आज की आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे। ठीक है, तो ये वीडियो जो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हो और इस तरह के एजुकेशनल ग्रुप हो तो आप उसमें शेयर करिए और इसको देखिए कितने महत्वपूर्ण है। यहाँ से
मैं बता रहा हूँ 99% क्वेश्चन यहीं से आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से? क्वेश्चन वही पूछेगा जो कि कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो आप अगर अच्छे से मेहनत कर लेंगे, इसको 2-3 बार देख लेंगे और इसको सब्सक्राइब कर लेंगे मेरा चैनल, तो आप लोगों को पूरा का पूरा बेनिफिट होगा। इससे बहुत ही मज़ा आएगा और यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो चलिए आज इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा पार्ट नंबर 4 आएगा आपका। कितना आएगा? पार्ट नंबर 4 आएगा, फिजिक्स का आएगा। चलिए तब तक लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। नमस्कार।